डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व, यानी कि नीति निर्देशक तत्व जिन्हें कहते हैं, जिनके बेसिस पे सरकार क्या करती है, जो देश की सरकार है वो अपनी नीतियां डिसाइड करती है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो बेटा जी हैं किसमें, भाग 4 में है बिट्टू। कहां से लिए, अनुच्छेद कौन से हैं, तो अनुच्छेद है सोना 36 से लेकर 51 तक है बिट्टू। कहां से ले लिए हैं, तो ले लिए हैं आयरलैंड से, ये भी हमने देखा था। और गुड्डा इसमें क्या बता सकते हैं कि मैडम ये अप्रवर्तनीय है, अप्रवर्तनीय है यानी ये नॉन इन्फोर्सिबल है, नॉन इन्फोर्सिबल है, इन्हें न्यायालय से लागू नहीं करा सकते कि देखो इसके अंदर लिखा हुआ है और सरकार ने मुझे रोजगार नहीं दिया है और इन्हें मैं कोर्ट लेके जाऊंगा। कैसे लेके जाओगे, साफ लिखा है कि ये नॉन इन्फोर्सिबल है, अप्रवर्तनीय है, इनमें जो बातें लिखी हैं सरकार की अपनी मर्जी है फॉलो करे तो आप कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते, कतई नहीं जा सकते। ठीक बिट्टू, मतलब ऐसे है कि तुम्हारे घर में ये वाली बात है कि तुम्हारी, तुम्हें कितने मैरिड होंगे, तेरे मैरिड होंगे, ठीक है, तो मैरिड आदमी की एक सिचुएशन होती है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ये मैरिड ही कर पाएंगे इस चीज को कोरिलेट, और कोई ना कर पाएगा। ठीक है, कि भाई उनके साथ एक सिचुएशन ये होती है कि वो सामने वाले को ना प्रेशराइज नहीं कर सकते कि तुमने मेरे लिए खाना नहीं बनाया, तुमने मेरे लिए नाश्ता नहीं बनाया, ये जो मैं चाहता था तुमने मेरे लिए वो नहीं बनाया, ये जो मैं चाहती थी वो वाली तुमने मुझे ड्रेस नहीं दिलवाई, तो किसी कटघरे में ले जाके नहीं खड़ा कर पाएंगे। क्यों, अप्रवर्तनीय है, मानना ना मानना इच्छा की बात है सामने वाले की। तो सेम सिचुएशन है बेटा, ये डीपीएसपी ना अप्रवर्तनीय है। इनमें जो पूछ लेता है ना गुड्डा, वो लिखते हैं, क्या पूछेगा, है ना, हाँ रिलेट कर पाते हैं। देखो मैरिड अलग लेवल पर रिलेट कर पाते हैं। आप बिल्कुल दबंग, क्या है, दबंगई स्टाइल में पढ़ाती हैं। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल। भाभी जी कह रही है खाना खा लो, खा लो राहुल, क्या दिक्कत है, खाना खाते खाते पढ़ लो। पूछो भाभी जी ने क्या बनाया, आलू पराठे। शादीशुदा जिंदगी भी अप्रवर्तनीय है, शाबाश, गुड़िया के लिए तो ताली होनी चाहिए, बहुत बढ़िया भाई, जीत गई लड़की, दमदार। आ जाओ, तो नॉन इन्फोर्सेबल है मामला, अप्रवर्तनीय, अब तुम और अच्छे से समझ जाओगे। तो इसके बारे में कुछ एक विशेषताएं हैं, लिख लो बेटा। जैसे पूछ लेता है स्टेटमेंट, बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा इसके बारे में। बी आर अम्बेडकर जी ने कहा कि ये भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। क्या कहा, अनूठी विशेषता है, भारत के संविधान की अनूठी विशेषता है। ठीक है, इसी तरीके से टीटी कृष्णामाचारी ने क्या कहा है, टीटी कृष्णामाचारी जी ने क्या कहा है, टीटी कृष्णामाचारी जी ने इनके लिए यानी कि आपके डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए टीटी कृष्णामाचारी ने एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर है, भावनाओं का क्या है, स्थायी कूड़ाघर है, स्थायी क्या है, कूड़ाघर है। और आपके यूपी ट्रिपल एससी के ही एग्जाम में पूछा हुआ है कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस एक क्रांतिकारी या किस एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनकारी की भावनाओं की छाप है। तो याद रखना, इसको विशेष तौर पे लिखना कि इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सबसे ज्यादा छाप जिनकी दिखती है वो गांधी बाबा की है। ठीक है ना, गांधी जी की। तो क्या है, यहां लिख लो, गांधी जी के विचारों की छाप है, गांधी जी के विचारों की छाप है। ये सारी बातें आई हुई है, विचारों की क्या है, छाप दिखती है इसके अंदर, छाप। ऐसे ही केटी शाह ने कहा है कि भाई ये तो राज्य के पोस्ट डेटेड चेक है जो राज्य अपनी मर्जी से बना सकता है, कि इसके अंदर लिखिए, बात मन में आया तो कर ले, ऐसा काम को न मन में आया तो कतई न करे। ठीक है, आई बात समझ में। तो चलो बेटा, अब मैं कहानी सुनाऊंगी 36 से लेके 51 तक, और हम करेंगे याद, अब बिल्कुल बातें नहीं होंगी। 36 क्या कहता है, 36 में बेटा राज्य की परिभाषा, कि राज्य होता क्या है, राज्य की परिभाषा, कोई दिक्कत नहीं है, भाग 4 के हिसाब से। 37 क्या कहता है, 37 कहता है कि इसी के अंदर लिखा है कि डीपीएसपी ना अप्रवर्तनीय है, अप्रवर्तनीय है, लेकिन यानी इन्हें न्यायालय में लागू नहीं करा सकते, लेकिन फिर भी सरकार जो अपनी नीतियां बनाएंगी, हाँ सरकार जो अपनी नीतियां बनाएगी उसमें डीपीएसपी को इन्वॉल्व करेगी, उसी के बेसिस पे करेगी। 38 से पिछले ही साल एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन यूं आया कि आर्थिक न्याय किससे जुड़ा है, और बिट्टू क्वेश्चन में ऑप्शन दे दिया फंडामेंटल राइट, दूसरी तरफ दे दिया फंडामेंटल ड्यूटीज, और तीसरी तरफ दे दिया डीपीएसपी, और चौथी तरफ दे दिया कोई नहीं। तो भैया जिसने फंडामेंटल राइट ढंग से पढ़े, जिसने पढ़ा बढ़िया तरीके से डीपीएसपी, जिसने पढ़ा फंडामेंटल ड्यूटीज ढंग से, वो फट से बता देगा कि भैया ये है डीपीएसपी से, किससे है, डीपीएसपी से। ठीक है, आगे समझ में। तो 38 में याद रखना है क्या लिखा है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, राज्य का मतलब बेटा देश की सरकार, देश, राज्य लोक कल्याण यानी पब्लिक का भला करने के लिए, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, अभिवृद्धि के लिए सामाजिक न्याय की व्यवस्था करेगा। क्या करेगा, सबके लिए सोशल डेवलपमेंट हो, सामाजिक न्याय की व्यवस्था करेगा, सामाजिक उत्थान की व्यवस्था करेगा, सामाजिक न्याय की व्यवस्था करेगा। ठीक है, और जिससे क्या होगा, जिससे लोगों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय मिल सके, जिससे लोगों को क्या मिल सके, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक को ऐसे कर दूं, आर्थिक व राजनीतिक लाभ मिल सके, लाभ मिल सके। अब बताओ सामाजिक न्याय की बात कहां से हुई थी, यहीं से तो हुई थी, और जिसने पढ़ा होता फट से मार देता। अब देखो, ये तो इतने तो याद आएंगे। अब एक गांव की कहानी है, गांव में था एक जमींदार, गांव में क्या था, जमींदार था, और सारे के सारे ये जितने भी डीपीएसपी के अनुच्छेद हैं वो यहां से बिल्कुल कहानी में याद होंगे। गांव में था एक जमींदार, जमींदार के पास लोग गए कि जमींदार बाबूजी हमारे लिए कुछ करो। गांव के लोगों ने कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है करते हैं यार। तो आर्टिकल 29 में लोगों ने सबसे पहले उनसे कहा कि आप हमारे लिए क्या कर दो, शॉर्ट में यहाँ ट्रिक लिखना, जॉब इक्वालिटी और जस्टिस दे दो, जॉब इक्वालिटी एंड जस्टिस दे दो, न्याय दे दो, जॉब इक्वालिटी और जस्टिस दे दो हमें। तो गांव के लोगों के लिए तुरंत के तुरंत जमींदार ने क्या करा, उसने कहा कि भैया रोजगार के अवसर दूंगा, ये सारे काम है सरकार के लिए, रोजगार के अवसर प्रोवाइड करा रहे हैं, अवसर देना ये काम करेगी सरकार। जमींदार साहब ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें जॉब इक्वालिटी और जस्टिस देता हूं, रोजगार के अवसर दूंगा, इक्वालिटी समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन दूंगा, समान कार्य के लिए समान वेतन दूंगा, समान काम के लिए समान वेतन, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, दोनों ने जितने घंटे काम किया, जैसा काम किया मैं उसी हिसाब से उसको भैया पैसे दूंगा, समान कार्य के लिए समान वेतन, और जस्टिस भी दूंगा। जो गरीब लोग हैं उन्हें मुफ्त में, जो गरीब लोग हैं उन्हें मुफ्त में क्या दूंगा, सहायता दूंगा, मुफ्त में न्यायिक सुविधाएं दूंगा, गरीबों के लिए मुफ्त न्यायिक सुविधा, मुफ्त न्यायिक व्यवस्था, जस्टिस मिलेगा। आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भैया कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत आप गरीब हो उसे भी सरकार मुहैया कराएगी, वकील ले लो साहब और आपका केस लड़ो। तो भैया जी बेटा जी वो 29 है। गांव के जमींदार के पास लोग पहुंचे, उनका जॉब दे दो, इक्वालिटी दे दो, जस्टिस दे दो, लोग बड़े खुश, समान काम के लिए समान वेतन है, रोजगार दे दिया, गरीबों को जस्टिस मुफ्त में मिलेगा, खूब खुश। फिर जमींदार को लगा सब कुछ बढ़िया चल रहा है। फिर थोड़े दिनों बाद गांव के लोग बोले कि जमींदार साहब आप तो कभी-कभी दिखते हो, हमारे गांव में एक पंचायत बनवा दो, हम अपनी प्रॉब्लम वहीं सुलझा लेंगे। तो 40 कहता है पंचायतों का गठन, 40 कहता है पंचायतों का गठन। तो जमींदार साहब ने कहा लो बेटा जी बना देता हूं, तुम तो मेरी जनता जनार्दन, मेरी अपनी क्या हो, संतान हो, लो जी बना दिया तुम्हारे लिए, पंचायतों का गठन कर दिया। अब फिर जमींदार साहब घूमने गए तो लोग वीप करते हुए दिखे, रोते हुए दिखे। जमींदार साहब ने कहा ऐसी क्या बात होगी भैया, फिर रो रहे हो, फिर काहे रो रहे हो, फिर किस
खुशी में रो रहे हो? तो इन्होंने कहा कि भैया हमें ना वर्क चाहिए, एजुकेशन चाहिए और पेंशन भी चाहिए। और क्या चाहिए? पेंशन। तो 41 कहता है कुछ दशाओं में 41 क्या कहता है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व पेंशन या लोक सहायता प्राप्ति का अधिकार, व लोक सहायता प्राप्ति का अधिकार, लोक सहायता प्राप्ति का अधिकार है। जैसे कोई वृद्ध है बेटा, लोक सहायता की जरूरत है ना। कुछ दशाएं क्या है कि कोई बुजुर्ग है तो उसको पेंशन चाहिए यार, ठीक है। कोई बिल्कुल बेरोजगार है, काम चाहिए। जो बिल्कुल ही लो तबके का है, पढ़ नहीं सकता, उसको एजुकेशन मिले। तो कुछ दशाओं में जो बिल्कुल लो तबका है उसके लिए काम, शिक्षा और लोक सहायता प्रोवाइड कराए। तो जमींदार साहब ने कह दिया बेटा जी ये भी ले लो, चलो दे दिया। तुमने कहा पहले में कि जॉब चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, जस्टिस चाहिए, दे दिया। तुमने कहा कि कभी-कभी आते हो जमींदार साहब पंचायत बना दो, 40 में पंचायत बना दी। फिर लौट के आए 41 में लोग रोते हुए दिखे, वीप करते हुए दिखे, वर्क, एजुकेशन और पेंशन की बात कर रहे थे, बोले ये भी ले लो। फिर 42 में बोले कि देखो जमींदार साहब आपने सब किया, प्रेग्नेंट औरतों के लिए कुछ नहीं किया, तो प्रेग्नेंट औरतों के लिए भी कुछ कर दो। तो जमींदार साहब ने कहा ठीक है भैया, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी कर देते हैं। प्रेग्नेंट, तो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए कह दिया निशुल्क प्रसूति सहायता, निशुल्क मुफ्त में मिलेगी प्रेगनेंसी के लिए सहायता, निशुल्क प्रसूति सहायता। और कहा कि देखो भाई जमींदार साहब गांव की औरतें बेचारी मजदूरी भी करती हैं, प्रेग्नेंट भी हैं, तो इनके काम की जो कंडीशन हो ना थोड़ी न्याय संगत होनी चाहिए। तो कह दिया गया कि न्याय संगत कार्य की सिचुएशन होनी चाहिए, कार्य की दशाएं न्याय संगत हो। दशाएं कैसी हो? न्याय संगत हो, जस्टिस हो लोगों के साथ, न्याय संगत हो। ऐसा ना हो कि जबरदस्ती कोई छुट्टी नहीं मिल रही है और जबरदस्ती काम करा रहे हैं, घंटे काम करा रहे हैं। ठीक, अच्छा जी। फिर उसके बाद लोगों ने कहा कि देखो जमींदार साहब आपने कहा कार्य की दशाएं न्याय संगत होंगी, तो गांव में तो ना लोगों के पास अपना क्या होता है, छोटे-छोटे कुटीर उद्योग होते हैं, और न्याय संगत कैसे हो सकती है काम की दशाएं अगर हम उतना भी पैसा ना मिलता हो हमें जितना ना हमारे निर्वहन के लिए जरूरी है। तो 43 क्या कहता है कि कर्मकारों के लिए निर्वहन मजदूरी की व्यवस्था करेगा। इतनी मजदूरी तो मिले जिससे उनका घर का काम चल जाए। कर्मकारों के लिए निर्वहन मजदूरी, बढ़िया जमींदार है हमारी कहानी में ये, निर्वहन मजदूरी। खतरनाक जमींदार नहीं है, तुम बन जाओ जमींदार, इसका नाम रख लो खुद का। कर्मकारों के लिए निर्वहन मजदूरी मिले, व क्या हो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दे। क्योंकि गांव में तुम कह दो न्याय संगत दशाएं कैसे चलेगा, कुटीर उद्योग तो होते हैं, उनको और बढ़ाओ। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, कुटीर उद्योगों को क्या मिले? प्रोत्साहन मिले। कुटीर उद्योगों को क्या मिले बेटा जी? प्रोत्साहन। या गलती से भी ये मत पूछ लेना मुझसे कि कितनी देर पढ़ेंगे, मुझे आ रहा है मजा, और तुम्हें भी आना चाहिए मजा। जिसको पढ़ने में नहीं आ रहा मजा, उसके लिए जीवन बना रहेगा सजा, समझो। लाल फूल नीला फूल, गार्गी मैम ब्यूटीफुल, आह क्या बात है। ये वाली शर्मा जी को भेजना, वो भी बोला करें दो चार, आ जाओ। आओ बेटा जी, कर्मकारों के लिए निर्वहन मजदूरी, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ठीक है। ये सब मामला चला था। फिर जमींदार ने कह दिया यार तुम रोज रोज मांगने लग जाती है, ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो। एक काम करो, सबके लिए समान कानून बना देता हूं। तो 44 है समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। लेकिन तुम जानते नहीं हो भारत की जनता को, इन्होंने कह दिया बच्चे छूट गए सर, आपने पैसे वालों को भी बोल दिया, प्रेग्नेंट औरतों को भी जोड़ दिया, गरीब मजदूरों को भी जोड़ दिया, अब सबको बराबर कर दिया, लेकिन बच्चे छूट गए। तो 45 में फिर जमींदार ने कहा ठीक है यार, अब तुम बच्चों के लिए भी कानून ले लो, मैं बच्चों के लिए भी करूंगा। तो 45 क्या है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को, 14 वर्ष तक के बच्चों को, कम बच्चों को क्या देगा? बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा राज्य, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। अब देखो ये फिर भी नहीं मानेंगे, यहां तक इन्होंने बच्चे पकड़ लिए। अब जमींदार डर के मारे आ नहीं रहा, पहले 0 से 6 था बेटा, फिर इसमें संशोधन कर दिया गया, ठीक है। हाँ, कर्मकारों के लिए निर्वहन मजदूरी, मनरेगा इसी के अंदर आएगा, मनरेगा इसी के अंदर आएगा, ठीक है। मनरेगा इसी के अंदर आएगा कि कर्मकारों के लिए आप इतनी मजदूरी तो कम से कम दे रहे हो। और मनरेगा देखो बेटा इसमें भी नहीं आएगा, मैं तुम्हें बताऊं, मनरेगा आएगा इधर, इधर आएगा 41 में, कुछ दशाओं में जो कतई गरीब तबका है उसके लिए काम, शिक्षा व लोक सहायता प्रोवाइड कराएगी सरकार, ठीक है। 41 में लेना मनरेगा, ठीक। आ जाओ, अब 45 हो गया। अब देखो 46 पे लोगों ने क्या दिमाग लगाया जमींदार साहब के लिए। 46 में फिर पकड़ लिया जमींदार को, बोले जमींदार साहब ना वो हमारे यहाँ ना SC ST OBC वाले जो है ना उनको भी थोड़ा सा ऊपर ला दो यार। तो जमींदार ने कहा ठीक है भैया, SC ST OBC के लिए शिक्षा व आर्थिक उपबंध कर देता हूं, के लिए शिक्षा व आर्थिक सहायता। बोले तुम न मानोगे, आर्थिक सहायता प्रोवाइड कराएगी सरकार। फिर ये बोले कि भाई हमने ना गांव वालों ने कहा कि जी जमींदार साहब हमने ऑब्जर्वेशन किया कि हमारे यहाँ का SC ST OBC इसलिए पीछे रह गया कि ये बच्चों के पास जॉब वॉब तो थी नहीं, तो ये क्या करते थे, मादक पदार्थों का सेवन करते थे। ऐसे कोई इनको बहका के ले जाता था, सुट्टा मारते रहते थे कहीं पे, भंग खा के गिरे बालक हमारे यहाँ के। तो आप ऐसा कर दो कि मादक पदार्थ जो होते हैं ना, ये जो टबैको वैको, ये दुनिया भर की चीजें, ड्रग्स वगैरह, इनको ना बिल्कुल बैन करवा दो। तो जमींदार ने कहा ठीक, मैंने शिक्षा का और आर्थिक सहायता का प्रबंधन कर दिया, कहीं ऐसा नहीं बच्चे फिर फूकने चले जाएं। तो ऐसा करता हूं कि मादक पदार्थों का निषेध करा देता हूं। मादक पदार्थ जानते हो ना, मादक पदार्थों का क्या करा देता हूं? निषेध करा देता हूं, और पोषाहार की व्यवस्था कर देता हूं। इनको अच्छा खाना मिलेगा तो बच्चे बढ़िया हो जाएंगे, तो पोषाहार की क्या कर देता हूं? व्यवस्था कर देता हूं। अब देखो यहीं पकड़ लिया इन्होंने, फिर जमींदार बात में बात निकाल रहे हैं, पोषाहार की व्यवस्था। अब इन्होंने कहा जमींदार जी आपने कहा पोषाहार मिलेगा, खाने पीने को बढ़िया मिलेगा, गांव में तो बढ़िया एक ही चीज होती है, दूध होता है। तो जमींदार समझ गया, बोले ठीक, अब तुम मुझसे दूसरी चीज जो चाहते हो वो ये है, 48 के तहत तुम मुझसे चाहते हो कि भैया मैं ये कर दूं कि गौ हत्या निषेध होगी, यानी कि जानवरों को स्पेशली गाय को कोई नहीं मारेगा। तो क्या कह दिया उसने? गौ हत्या क्या होगी? निषेध कर देता हूं। और दुधारू पशु, क्योंकि पोषाहार तभी मिलेगा ना, पोषाहार तभी मिलेगा ना जब दुधारू पशु होंगे, बढ़िया दूध दही खाएगा बालक। तो दुधारू पशुओं का संरक्षण करेगा, पशुओं का क्या करेगा? संरक्षण करेगा। क्या करेगा? संरक्षण। बहुत बढ़िया पकड़ लिया। फिर बोले देखो दुधारू पशु जो होता है ना जमींदार जी, वो तो देखो अब आप तो खुद जानते हो, समझदार तो आप हो ही, घास फूल पत्ती यही सब तो खाएगा। तो कह दिया जमींदार ने कहा समझ गया भैया, 48A में जमींदार ने कहा पर्यावरण का संरक्षण भी कर दूंगा ताकि दुधारू पशु जो है वो क्या खा सके, या घास वास खाने को मिल सके। तो क्या कहा? पर्यावरण का संरक्षण। ये सब राज्य के काम है, पर्यावरण का संरक्षण। बात में बात पकड़ ली, देखो कितने समझदार गांव वाले। फिर 50 में क्या कहा? 49 में, फिर 49 में बोले कि देखो बहुत बढ़िया चल रहा है, पर्यावरण का संरक्षण हो गया, सब कुछ हो गया, इस देश के लिए हमारी कुछ जिम्मेदारी है। जमींदार साहब आपकी जिम्मेदारी है, आप है ना पूरे दिन भर हमारे गांव पे ही फोकस करते, देश के लिए कुछ कर लो। तो 49 में आया कि देश में जो स्मारक है ना, मॉन्यूमेंट्स, स्मारकों का क्या करेगा? संरक्षण व संवर्धन करेगी सरकार, संरक्षण व संवर्धन करेगी, ठीक। फिर 50 में क्या कहा? कि आपको न्याय भी दूंगा। पर तो एंड में आके जमींदार को समझ गया तो रोज मांगे, लाओ अब मैं खुद ही दे देता हूं। 50 में जमींदार ने कहा कि मैं कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कर रहा हूं, कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब दोनों अलग अलग कर दी कि कोई दिक्कत नहीं है, न्याय मांगने कहीं और चले जाना, तुमने तुम्हें दुखी करके डाल दिया, ठीक। और 51 में आ गया कि अब मैं देश ही नहीं, अब मैं विश्व के बारे में सोचूंगा। तो क्या कह दिया विश्व के बारे में? कि भैया अंतरराष्ट्रीय सुख व समृद्धि, शांति व समृद्धि का प्रोत्साहन व संवर्धन, समृद्धि का संरक्षण
वो संवर्धन करेगा राज्य, संरक्षण व संवर्धन। अब बताओ, अब कोई सा भी आ जाए, किसी भी एग्जाम में आ जाए, यकीन मानो मेरा कि तुम ना भूलोगे इस कहानी को और सीक्वेंस में ना भूलोगे इस पूरी की पूरी बात को। कहानी खत्म, कहानी खत्म। हाँ, जमींदार में पैशन बहुत है, ठीक है, आधी बात मुझे। हाँ ठीक है, जमींदार बहुत प्यार करे अपने गांव वालों को। वो यही वाली बात थी कि कितना चाहता हूँ तुझे, मुझे बताना नहीं आता, बस इतना जानता हूँ तुझे कि मेरे बिन रहना नहीं आता। ये वाला मामला था, मतलब बहुत ज्यादा प्रेम प्रेम मानता है। हाँ, शायरी सुना दी मैंने तुम्हें। शायरी एक कह रहा है, शायरी वाली औलादें ज्यादा बैठी हुई हैं, शायरी सुना दो। बीच बीच में शायरी के मजे अलग ही ले रहे हैं।